ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਕੁਆਰਟਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਐਂਡ ਇਨ 2026 ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਡ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ जाएंगे। आज की डेट में जॉब से निकल के वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है। सो देखो देखी हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं और जो आपने प्लानिंग की बात की उसको हम कई बार अहमियत नहीं देते। हमें पता होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट है, क्या नहीं है। यू आर राइट, गवर्नमेंट की सपोर्ट MNCs को ज़्यादा है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको लोग यूटिलाइज भी नहीं करते हैं। और वो जो 18th टाइम है वो गोल्ड है, क्योंकि आपने 17 फेलियर से इतना सीख लिया है कि वो 18th वो कवर अप कर देगा पुरानी जितनी गलतियों को। लेकिन हम वो अटेम्प्ट करने से ही डरते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम एनालाइज करते रहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਕੁਆਰਟਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 55% ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। CFIB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਲ ਡਰਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਐਂਡ ਇਨ 2026 ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਡ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸੌਰਭ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Saurabh Seth ji, Jayanu, welcome to the program. Thank you so much, Ravi ji. Thank you. So Saurabh, when these kind of reflections come, तो स्मॉल बिज़नेस के बारे में जब ये चीज़ें बाहर आती हैं और पता चलता है कि जी लोग बंद कर रहे हैं बिजनेसेस इसके बजाय कि खुलें, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आप एज अ बिज़नेस कोच किस नज़रिए से इसको देखते हैं जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं? इसके क्या मेजर कारण क्या हो सकते हैं? देखिए सर, इकोनॉमी इज़ अ बिग रीज़न। आज की डेट में इकोनॉमी रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर्स प्रिपेयर्ड नहीं है एक लॉन्ग गेम के लिए। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स को जब मैं पूछता हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, आपका 5 ईयर 10 ईयर विजन क्या है, वो उसको लेके क्लियर नहीं है। आज की डेट में जॉब से निकल के वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है। और जब वो एक्सपीरियंस नहीं है या एक लॉन्ग टर्म गोल विजन और पर्पस डिफाइंड नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेशन आनी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है बिजनेस में विद इन 1 ईयर 2 ईयर। उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की होती। लोग आजकल शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और दे आर लुकिंग एट अ वेरी शॉर्ट टर्म गेन इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग टर्म व्यू। वेल ऐसा है कि अगर मेरा एक दोस्त है वो इंडिया में शायद कोई नौकरी करता था, यहाँ पे आया, उसका क्रेडेंशियल्स रिकग्नाइज नहीं हुए, तो उसने देखा उसका कोई दोस्त था वो कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, उसने कहा क्यों ना मैं भी इस फील्ड में चल लूँ क्योंकि वो पैसे बना रहा है। सो देखो देखी हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं और जो आपने प्लानिंग की बात की उसको हम कई बार अहमियत नहीं देते। बट जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, रेड टेपिज़म है या लेबर चैलेंजेस हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो CFIB कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस कहती है कि गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो MNCs को दे देती है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये भी तो फैक्टर्स हैं जो काउंट इन करने पड़ेंगे कि देखो दिखाई तो हमने खोल ली, लेकिन फिर प्लानिंग इन आउटसाइड फैक्टर्स को कैसे हरा सकती है?
सो देखिए, जो प्लानिंग है वो ये आउटसाइड फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट है, क्या नहीं है। यू आर राइट, गवर्नमेंट की सपोर्ट एमएनसीज़ को ज़्यादा है, लेकिन स्मॉल बिज़नेसेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको लोग यूटिलाइज़ भी नहीं करते हैं। और जब तक हम उसको फुली यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट के पास कोई इंसेंटिव नहीं है एक नए प्रोग्राम शुरू करने का या नया सपोर्ट शुरू करने के लिए। सिमिलरली जो एडवोकेसी है स्मॉल बिज़नेसेस के लिए वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। आप देखोगे बहुत छोटी-छोटी एसोसिएशंस हैं जो साइलोज़ में काम कर रही हैं, जो साथ मिलके काम नहीं कर रही हैं। तो कहीं न कहीं उन सबको एक साथ होके एडवोकेसी करनी पड़ेगी स्मॉल मीडियम बिज़नेसेस के लिए फ्लरिश करने के लिए। बट बिज़नेस ओनर खुद क्या कर सकता है? आज की डेट में हमें वो फैक्टर्स बहुत क्लियरली पता है कि कौन से फैक्टर्स हैं। आज हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए और वो अवेयरनेस के कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन-कौन से ग्रांट्स, लोन्स अवेलेबल हैं जिसका स्मॉल बिज़नेसेस फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो आज के टाइम पे नहीं है लोगों के पास। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टच कि हम लोग ऑफ कोर्स वो प्रायर प्लानिंग जो है उसको हम ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से आउटसाइड सर्कमस्टांसेस तो शायद हम नहीं चेंज कर सकेंगे, लेकिन कैसे हमने जिस भी बिज़नेस को हम चूज़ कर रहे हैं उसकी अगर पहले सही रिसर्च की जाए, उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग की जाए, एडवाइस ली जाए तो डेफिनेटली कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ये भी नहीं कि सारे ही बिज़नेस बंद हो रहे हैं। यस, ये ज़रूर है कि ज़्यादातर बिज़नेस जो हैं वो अब बंद हो रहे हैं क्योंकि दे प्रॉबेबली डिड नॉट टेक द टाइम टू स्पेंड बिफोर ऑन रिसर्च एंड प्लानिंग। सो एज अ बिज़नेस कोच, आप जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है जिसमें हमने पहले भी बात की कि देखो देखी हमारी कम्युनिटी में शायद ये ज़्यादा हो जाता है कि जी उसका चल रहा है, चल यार ये कर लें, पैसे बन जाएंगे, उस सोच के साथ हम काम शुरू करते हैं। तो आप एज अ बिजनेस कोच क्या कैसे आप प्लानिंग करवाते हैं, आप क्या एडवाइस देते हैं कि क्या किया जाए जिसके साथ कामयाबी जो है वो मिल सके? सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक पर्पस बहुत ज़रूरी है। पैसा कभी भी एक पर्पस नहीं हो सकता कि कोई दूसरा ज़्यादा कमा रहा है, मैं वो कर लेता हूँ। बिजनेस इज अ टफ जॉब और प्रूवन कॉन्सेप्ट्स हैं कि सिग्मॉइड कर्व है। बिजनेस शुरू करते हो तो थोड़ा ऊपर जाता है, कम्युनिटी सपोर्ट देती है, फ्रेंड सपोर्ट देते हैं, देन धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती है चैलेंजेस बढ़ते हैं एंड लॉट ऑफ बिजनेसेस गो डाउन एंड दे शट विद इन द फर्स्ट 3 ईयर। अब ये जो साइकिल है ये एक प्रूवन साइकिल है हर बिजनेस का। ये थ्योरी आज से नहीं है, 30 40 50 साल पहले प्रूफ थी कि हर बिजनेस उस साइकिल से निकलेगा। जहां ग्रोथ आती है वहां डिक्लाइन भी आता है, उसके बाद इट स्टिल गोज अप अगेन। पर बहुत सारे लोग वो डिक्लाइन के ऊपर दम तोड़ देते हैं एंड वी कॉल इट 8 फीट फ्रॉम गोल्ड। कि अगर बिजनेस ओनर्स उस फेज को पहले दिमाग में रखें कि ये फेज आएगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। यूजुअली आप देखोगे कोई रेस्टोरेंट चलता है शुरू में तो लोग एक सेकंड स्टोर खोलते हैं, फिर वो एक थर्ड ब्रांच खोलते हैं। स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि द मोमेंट यू हैव अ थर्ड स्टोर दैट इज ओपन, उसका इम्पैक्ट फर्स्ट और सेकंड पे भी आने लगता है। क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ आपको अपने सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, उन पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर जाते हैं। सो जब आपको पता है बिजनेस शुरू करते हुए कि एक एक कर्व है जो हर बिजनेस में आना है, बड़ी से बड़ी कंपनी को देखोगे उन सब में वो कर्व आता है। यू स्टार्ट, यू गो हाई, देन यू सडनली फॉल डाउन, फिर आप उन लर्निंग से सीखते हो, देन यू गो अप अगेन। तो अगर आपने वो शुरू से प्लान कर रखा है कि वो फेज आएगा, और जब मैं अपना बिजनेस केस या बिजनेस प्लान सबमिट कर रहा हूँ फंडिंग के लिए बैंक्स को, तो मैं उस फेज को प्लान करके चलूँ। और मैं जो अभी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके अलावा मेरे को जो रेवेन्यू आ रहा है, मैं और इन्वेस्ट करने की बजाय आई सेव फॉर दैट फेज व्हेन इट कम्स। तो अगर वो प्लानिंग होगी दिमाग में और पता है कि ये 2 साल के बाद फेज आ सकता है, यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइम। मुझे एग्जैक्टली वो कहावत याद नहीं है, पर पंजाबी में कहते हैं ना, पहला साल चट्टी, दूजे साल हट्टी,
पिछले साल खट्टी। अब वो पुराना थॉट है और वो आज की डेट में भी वैलिड है। पर वो 3 साल सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचें मैंने बिज़नेस सेटअप किया और मुझे अभी 2 महीने में मेरा कैश फ्लो पॉज़िटिव हो जाएगा, वो नहीं है। और उस थॉट के साथ जब कोई बिज़नेस शुरू करता है अ, तो वो फेलियर इनेविटेबल हो जाता है। और जब देखो-देखी शुरू किया है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे खाने का कुछ पता ही नहीं है और मैंने रेस्टोरेंट शुरू कर लिया है, तो आप उतनी शिद्दत के साथ ना उस पे काम कर नहीं पाते। सो दैट इनिशियल प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बिज़नेस का एक लाइफ साइकिल है और वो आएगा एंड योर बिज़नेस प्लान इज़ नॉट फॉर बैंक्स। वो बिज़नेस प्लान बिज़नेस के लिए है। इफ यू प्लान्ड इट फाइन, फाइनेंशियल्स यू हैव प्लान्ड इट फाइन, आपने लोन और अपनी फंडिंग उस हिसाब से अरेंज की है, तो यू विल बी एबल टू गो थ्रू दैट फेज इजीली। सौरभ जी, फास्ट पेस आज ज़िंदगी चल रही है और ख़ास तौर के ऊपर हम भी इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं और बिज़नेस हो या कुछ और काम हो, हम चाहते हैं फटाफट हम कामयाब हो जाएं। बट डेफिनेटली ये सच्चाई जो अटल सच्चाई है पुरानी, वही आज भी लागू होती है कि कांस्टेंट सक्सेस के लिए आपको प्रिपरेशन जो है ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्वीक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ेंगे और जैसे परिस्थिति आती है उसको सामना करके उसके सामने डट के खड़ा होना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। अब कनाडा की जब हम बात करते हैं और चलो इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, आप यहाँ पे एज अ बिज़नेस कोच क्या देख रहे हैं? क्या पिक्युलैरिटीज़ जो हैं, क्या सेम है इंडिया के कंडीशंस बिज़नेस वालों के, या यहाँ पर कुछ डिफरेंट नज़र आता है आपको? नहीं, यहाँ पे डिफरेंट है। और हम लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है। इंडिया में आपके पास इफ मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरे पास एक नेटवर्क होगा। मेरे पास वो नेटवर्क मैंने बचपन से बनाया हुआ था। वो नेटवर्क होगा, वो लोग होंगे जो मेरे को कनेक्ट करेंगे। देयर इज अ कम्युनिटी दैट्स गोना हेल्प मी। यहाँ आके लाइक मैंने आई स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड यू रियलाइज के वो नेटवर्क हम जो स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स, जो वो इनिशियल नेटवर्क है वो नहीं है। और ट्रस्ट बनाने में सोसाइटी में टाइम लगता है। मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो कैनेडियन बिजनेसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस ओरिएंटेड चलते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव जो कैनेडियंस का है वो बहुत वेरी क्लियरली डिफाइंड है कि मुझे बिजनेस से ये चाहिए। हम लोग अपने आप को भी एस्टैब्लिश करने के लिए, जो स्पेशली जो न्यू इमिग्रेंट्स आके अपना बिजनेस खोल रहे हैं, वो अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। वो टाइम लगेगा। आपके पास उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जो इंडिया में था, और यहाँ आके वो नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी। और नेटवर्किंग इंटेंशनल होती है कि मुझे ट्रस्ट बनाना है। मुझे ये नहीं है 500 लोगों से मिलना है और उनके बिजनेस कार्ड इकट्ठे करने हैं। you'll have to spend time. So somebody who's been here, जो यहाँ पे 15-20 साल से है, उसके लिए वो नेटवर्क अवेलेबल है, वो ट्रस्ट बना हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ नया शुरू करता है, बट जब कोई नया इमिग्रेंट आता है, उसको वो ट्रस्ट बनाने के लिए भी अपने आप को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग में गए, 2 लोग मिले और ट्रस्ट बन गया। कॉन्टिन्यूसली मिलना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी, और यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। सो हमें कैसे ऑपरेट करना है यहाँ पर विल बी अ बिट डिफरेंट देन जब हम इंडिया में थे। योर एंटायर फैमिली, बिग फैमिली, उनका ये नेटवर्क है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या वो भी, उसमें भी कुछ फ़र्क है या वो सेम है? क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखते हैं कि हम अपने ही इलाकों में चाहते हैं कि हम इस्टेब्लिश हो जाएं और हमारे ही लोग जो हैं ज़्यादातर हम उन्हीं को केटर करने की कोशिश करते हैं। सो डू यू थिंक दैट ये जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है या बिज़नेस का ऑपरेटिंग की जो आपने बात की, उसमें भी कुछ चेंजेस हैं और जो होने चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं वो एक फियर ऑफ फेलियर रहता है। हम लोग, सबको लगता है कि हम अपनी कम्युनिटी से पहले शुरू करते हैं और वी लिमिट आवर एबिलिटीज। मैं इतने लोगों से मिला हूँ जिनमें पोटेंशियल है टू क्रिएट समथिंग बिग, बट वो जो फियर है, या जहाँ वो कॉन्फिडेंस लूज कर दिया कि हम एक नए एनवायरनमेंट में हैं, मुझे पता ही नहीं है, तो लेट मी टेस्ट आउट फ्रॉम माय कम्युनिटी। हम कभी कभी अपने आप को लिमिट कर देते हैं, तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट हमारी कम्युनिटी में शायद नहीं है। ठीक है, तो वो मार्केट शायद बाहर निकल कर ही है।
और वी आर नॉट मेकिंग फुल यूज ऑफ द इकोनॉमी। तो और मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग बहुत वेलकमिंग है। हर कम्युनिटी के लोग हैं, एन इमिग्रेंट पॉपुलेशन। मैं एक नेटवर्किंग ग्रुप का पार्ट हूँ वहाँ पे। यू हैव पीपल फ्रॉम मेक्सिको, यू पीपल फ्रॉम इटली, यू पीपल फ्रॉम फ्रांस। बहुत सिग्निफिकेंट इमिग्रेंट कम्युनिटी है जिनके चैलेंजेस सिमिलर हैं, दे अंडरस्टैंड यू। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने एक शेल में रह जाते हैं और अपनी मार्केट रीच को लिमिट कर लेते हैं। और वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ फियर ऑफ फेलियर कि अगर कुछ गलत हो गया तो बिजनेस में फेलियर इज गोल्डन। हर फेलियर से कुछ सीखते हो। देयर वाज अ रिसर्च डन अराउंड 2-3 डिकेड्स बैक जहाँ पे बहुत सारे मिलियनर्स को एक रूम में इकट्ठा किया गया और पूछा गया कि आप कितनी बार फेल हुए हो। ऑन एन एवरेज दोज मिलियनर्स फेल्ड 17 टाइम्स। और वो जो 18th टाइम है वो गोल्ड है, क्योंकि आपने 17 फेलियर से इतना सीख लिया है कि वो 18th वो कवर अप कर देगा पुरानी जितनी गलतियों को। लेकिन हम वो अटेम्प्ट करने से ही डरते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम एनालाइज करते रहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। राइट। ओके। तो एक ये भी बात कर लें, बिकॉज आप ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लेकिन मेन स्ट्रीम के साथ भी डील करते हैं। क्या हमारी फंक्शनिंग और उनकी फंक्शनिंग में कुछ फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क सिर्फ अभी मुझे लगता है जो इनिशियल जो नए इमिग्रेंट्स हैं वहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है, दैट्स इट। ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर सेम है। That percentage of people would change, that's it। बट फंक्शनिंग में जो फ़र्क है अभी बेसिकली वही है, हम लोग एक शेल में हैं, हम अपनी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल, सक्सेसफुल पीपल फॉर आवर कम्युनिटी हु गॉन आउट, डन वंडर्स एज वेल। तो एक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि हम इस तरह से काम करते हैं, वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे किस तरह से नेटवर्किंग होती है, यहाँ से किस तरह से सेल्स होती है। वो थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया से। लोग डिफरेंट हैं, सो वो अवेयरनेस आनी ज़रूरी है। बट द कैपेबिलिटी वाइज आई थिंक इट्स सिमिलर। एब्सोल्युटली। ओके। आज सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जो कुछ हम रील्स में देखते हैं उन्हीं चीज़ों को हम इनकलकेट करना चाहते हैं, उन्हें ही हम वही बहुत फॉलो करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी क्या हमारे बिज़नेस के ऊपर क्या उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो सोशल मीडिया का जो आज इस्तेमाल हो रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और वो कैसे बिज़नेस को हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया और आई ऐड एआई एज वेल। सबको लगता है कि एआई गोल्डन पिल है, लेकिन ये एक मीडियम है, ये टूल्स हैं। सोशल मीडिया का जो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, हम सोशल मीडिया पे सिर्फ लोगों की सक्सेस देखते हैं। आप लिंक्डइन पे जाओगे तो किसी का प्रमोशन हुआ है, आप इंस्टा पे जाओगे तो किसी रेस्टोरेंट की रील्स चल रही हैं। द इम्प्रेशन जो जाता है वो ये जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है। वो रील्स रियलिटी बिजनेस की नहीं दिखाती। बिजनेस की रियलिटी में हसल है, फेलियर है, स्ट्रेस है, डिसीजंस है। सो यूजली वी एंड अप कंपेयरिंग के यार उसका तो बढ़िया चल रहा है, उसका रेस्टोरेंट देखो कितना भरा हुआ है, वो प्रॉब्ली रील के लिए था। एंड वी स्टार्ट कंपेयरिंग। सो आई थिंक इट एड्स मोर एंग्जाइटी टू इट। सेकेंडली, हम एआई के ऊपर अवेयरनेस है, तो आज की डेट में हर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है। आज की डेट में रील्स पे मोटिवेशन ले रहे हैं हम बुक्स काफ़ी पढ़ रहे हैं, तो अवेयरनेस काफ़ी है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन व्हाट आई सी इज कि अब हम अवेयरनेस पे ही लगे हुए हैं। अब हम एक और रील, एक और रील, एक और पॉडकास्ट, बट उससे जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं हमने। तो आज की डेट में हम एक परफेक्ट रिजल्ट ढूंढने के लिए हम एआई से इंक्वायरी कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम सोच रहे हैं एक और सिस्टम हो सकता है। बहुत सिस्टम है। व्हाट क्लिक्स फॉर योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस के लिए क्लिक किया वो ज़रूरी नहीं है किसी और के बिजनेस के लिए क्लिक करेगा। जो डाइट आपकी बॉडी के लिए ठीक है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे की बॉडी के लिए ठीक है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया काफ़ी वैलिडेशन देता है लोगों को। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिल रहा हूँ जो
इंस्टाग्राम पे एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, बट कोई ट्रैक नहीं कर रहा क्या मुझे इंस्टाग्राम से लीड आई। मैंने मैंने इतना पैसा स्पेंड किया इंस्टाग्राम के ऊपर, क्या मुझे लीड आई? 1 मिलियन व्यूज, ग्रेट। एक कस्टमर आया। सो अगर आप बिजनेस फंडामेंटल्स की बात करोगे तो मार्केटिंग में हम देखते हैं कि लीड जनरेशन कितना हुआ और कितना कन्वर्जन हुआ। हम व्यूज और इंप्रेशंस नहीं देखते। मेरे लिए 10 व्यूज जो 5 क्लाइंट दे दें इज गोल्ड, देन 1 मिलियन व्यूज जिससे 2 क्लाइंट आए। राइट। और वही शायद ज़्यादा हो रहा है कि जी कितनी रील चल पड़ी, पर उससे क्या उस बिज़नेस को बेनिफिट हो रहा है, उसकी तरफ शायद ध्यान नहीं जा रहा, और इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस आज किया जा रहा है। एग्जीक्यूशन नहीं है। सो इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेशन से कुछ नहीं होने वाला अगर वो इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली वो इंस्टा रील आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, खुद को खुशी देती है, अरे मेरे को लोगों ने 1 मिलियन व्यूज लोगों ने देख लिया मेरे को। पर मेरे बिजनेस पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? अगर आया बहुत बढ़िया है, दैट्स द एवेन्यू दैट वर्क्स फॉर यू। पर अगर नहीं आया, इट्स अ टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम दैट एंड प्रॉब्ली मूव टू अ डिफरेंट मीडिया। हो सकता है कि आपके बिजनेस में फ्लायर्स चलते हो सकता है आपके बिजनेस में टीवी न्यूज या आर्टिकल्स चलते हो। एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। किसी और के लिए मैंने एक और देखा है, किसी ने बिजनेस ओनर ने किसी को बोला, "अरे यार लिंक्डइन पे बहुत बढ़िया से इंप्रेशन आ रहे हैं।" तो लोग लिंक्डइन पे काम करना शुरू कर देते हैं। क्या उनके बिजनेस के लिए वो लिंक्डइन रेलेवेंट है या नहीं है? तो जो खुद के साथ बैठ के टाइम बिता के बिजनेस में सोचने का टाइम था कि मैं अपने 2 घंटे निकाल के हफ्ते में सोचूं मेरे बिजनेस के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, जो मैंने पिछले एक हफ्ते में सीखा या जो मेरा एक्सपीरियंस था, इतने लोगों से मिला, उसमें से मैं अपने बिजनेस में क्या इंप्लीमेंट करूंगा, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो थिंकिंग टाइम गायब हो गया। वो सोशल मीडिया की रील्स ने और ह्यूमन क्वेस्ट है वो नॉलेज का, वो उसको फुलफिल करने के लिए हमने अपना टाइम निकाल दिया। वेयर एज टू थिंक, आज की डेट में भी पेन पेपर पे हाथ से लिख के जो प्लानिंग हो सकती है वो एआई टूल्स नहीं कर सकते। सो बेसिकली आपका ये कहना है कि सोशल मीडिया एक तरीके का बर्डन बन गया बिजनेसेस के ऊपर, रादर देन कि वो, और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का एक ज़रिया बन गया, बजाय कि वो एक्चुअली इन प्रैक्टिस बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं। या इट हेल्प्स सर्टेन बिजनेसेस बट नॉट एवरीवन। तो वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। डजंट फिट ऑल। सो अब किया क्या जाए, ये जो इतने बड़े लेवल के ऊपर जो ये बंद हो रहा है, आपके हिसाब से तो सिर्फ बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना, यही एक राइट स्टेप होगा बिजनेस के सक्सेस के लिए, पर इसकी तरफ शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, उसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, बिजनेस कोचिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काफ़ी टाइम से है नॉर्थ अमेरिका में। एक डिफरेंस मैंने देखा है, अगर मैं अपनी कम्युनिटी के बिजनेस ओनर से बात करता हूँ तो यूजली होता है, यार कि तुम क्या बताओगे बिजनेस के बारे में, हम अपना बिजनेस इतने साल से कर रहे हैं। अ, जो मैंने जो यहाँ पे बिजनेस कोचिंग का कॉन्सेप्ट पुराना है, वो इसलिए है कि लोग एक्नॉलेज करते हैं कि मैं प्लम्बर हूँ या मैं पेंटर हूँ या मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं अपने ट्रेड में अच्छा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में अच्छा हूँ, पर मुझे बिजनेस करना शायद नहीं आता। और एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने बिजनेस में क्या गलतियां कर रहा हूँ। बड़े से बड़े एथलीट के पास कोच है, अब सचिन तेंदुलकर की बात करें, गॉड ऑफ क्रिकेट, तो उनके पास आचरेकर सर हैं, जिन्होंने शायद इंटरनेशनल खेला है, नहीं खेला, मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट आपको एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव चाहिए ऑन योर बिजनेस, और वो कोई भी हो सकता है, वो एक ट्रस्टेड भी हो सकता है, जिसके साथ आप शेयर कर सको कि मेरे बिजनेस में ये चैलेंज है, आओ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, इंस्टेड ऑफ चलो कहीं चल के लंच करते हैं और बिजनेस डिस्कशन करते हैं। नहीं, वो एक बहुत ही फोकस्ड डिस्कशन चाहिए कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, और वो बहुत इंटेंशनल होना चाहिए। तो अगर आपने कमिट किया है टू अ प्रोफेशन, लेट्स से यूर अ रियल एस्टेट, यूर इनटू रियल एस्टेट,
you've committed to the profession. I know the market is not great, लेकिन जो इस टाइम पे मेहनत करके पाइपलाइन क्रिएट कर रहा है, जब मार्केट फ्लिप होगी, they'll be the winners. But a lot of people switch between, मैं रियल एस्टेट का लाइसेंस भी ले लेता हूँ, मैं मॉर्गेज ब्रोकिंग भी ले लेता हूँ, मैं इंश्योरेंस भी ले लेता हूँ, एक रेस्टोरेंट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं. जब तक हम एक इंटेंशनली एक चीज़ को के फाउंडेशंस बिल्ड करके उसको ग्रो नहीं कर दें, तब तक बिजनेस वुड नॉट बी हेल्पफुल. सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत सारे टूल्स हैं, यू कंपनीज लाइक BDC, आपके पास बैंक्स हैं जो आपसे जब व्हेन दे आस्क फॉर बिजनेस केस, एक बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेस केस बना के दीजिए, एंड बैंक्स हेल्प. BDC विल हेल्प एंड से नहीं, आई थिंक ये बिजनेस केस वाइबल नहीं है. इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि एक वो पेपर वर्क है उसको पूरा कर लेते हैं, ये सिस्टम्स इसीलिए बने हैं कि दे हेल्प यू इन योर बिजनेस. सो उनको ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, द सिस्टम्स वर्क. और ये एक लॉन्ग गेम है. बिजनेस इज नॉट अ शॉर्ट गेम कि मैं एक साल में आई लर्न अ लॉट. एक्सेप्शंस हो, बट ये नॉर्म नहीं है बिजनेस का. आई विश every business gets successful in second, third month, cash flow positive हो जाए, but historically trends में देखेंगे तो वो एक norm नहीं है. And reach out for help. There are a lot of successful business people in our community. क्यों हेजिटेट होना है? लेट्स गो आस्क फॉर हेल्प एंड से कि आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने इस सिचुएशन में क्या किया. एंड आई थिंक हमारी कम्युनिटी से भी लोगों को सामने आना चाहिए बोलने के लिए कि मैं अब उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं जब मैंने सीखा है 10 साल में कि यहाँ पे क्या काम करता है, क्या नहीं करता है. आई वॉन्ट टू गिव बैक. तो लेट्स डू अ डिस्कशन 1 घंटे के लिए. राइट. वेल, थैंक यू फॉर योर अपडेट ऑन दिस, क्योंकि बिजनेसेस हर एक कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड वर्क है वो शायद पता नहीं कईयों को, या कोई करना नहीं चाहता, या इंस्टेंट सक्सेस जो है वो चाहता है. पर डेफिनेटली एक कोच ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर सही गाइडेंस मिल जाए. बट डेफिनेटली थिंग्स इन कैनेडा एज़ फार एज स्मॉल बिजनेस आर कंसर्न आर नॉट वेरी ब्राइट. एंड इसके अंदर ऑफ कोर्स जो अपनी प्लानिंग का आपने जिक्र किया वो तो है ही है, लेकिन जो आउटसाइड सर्कमस्टांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो रहे बिजनेसेस को, जिसकी वजह से बिजनेसेस बड़े नंबर्स में बंद हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है. सौरभ सेठ, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. सन जी, सौरभ सेठ थे जो गलबात ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੌਰਭ ਸੇਠ ਨਾਲ. ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਲਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟੂ ਸਕਸੈਸ. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਭ ਸੇਠ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 6046037555 ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ.